लोग एक दो प्लेटफॉर्म्स करके छोड़ देते हैं। मैंने 12 फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म ट्राई किए हैं। लोग कैनवा बेटर है कि फोटोशॉप बेटर? ऑब्वियसली इंडस्ट्री में अगर जाया जाता है ना तो ज़्यादा लोग फोटोशॉप को प्रेफर करते हैं। कई लोग बाहर ऐसे होते हैं कि तुम गलत इंसान के पास पहुंच जाते हैं जिसको उस चीज़ की नीड ही नहीं। अभी फिलहाल अगर कोई बंदा स्टार्ट करता है तो उसके माइंड में परसेप्शन ये होता है कि मार्केट बहुत सेचुरेटेड हो गया है और इसी पर्पस के कारण वो ना फाइवर अपवर्क पे जाता ही नहीं है। आपने फ्रीलांसिंग में मैक्सिमम कितना अर्न किया है? तो हाय श्रुति, कैसे हो आप? मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हो? मैं भी बढ़िया। ये जो पॉडकास्ट का आइडिया है मेरा, इस पॉडकास्ट में मैं ये चाहता हूँ कि अगर कोई बिगिनर इस पॉडकास्ट को देख रहा है और फ्रीलांसिंग जर्नी स्टार्ट करना चाहता है तो उसको ना बेसिक से एडवांस तक पूरा रोड मैप देने की कोशिश करेंगे। जर्नी के बारे में, आपके जर्नी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। और प्लस कोई स्टूडेंट अगर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में है और वो फ्रीलांसिंग के थ्रू 1 लाख 2 लाख पैसा अर्न करना चाहता है तो वो कैसे कर सकता है, ये सब कुछ इस पॉडकास्ट में कवर करेंगे। आपका जर्नी फ्रीलांसिंग का कैसे स्टार्ट हुआ था? तो जब मैं 12th में थी तब मुझे आइडिया लग गया था फ्रीलांसिंग का, थोड़ा थोड़ा वीडियोस के हेल्प से। अमन भैया उस समय पे फिजिक्स के वीडियोस डालते थे कि 95% कैसे आएगा बोर्ड में और इस तरीके के। सो वहाँ पे मुझे आइडिया, मतलब उन्होंने फिर एक सीरीज स्टार्ट की थी फ्रीलांसिंग की, तो उसमें ब्लॉगिंग का बताया था, ग्राफिक डिज़ाइन का बताया था, बहुत सारे वीडियोस तो मैंने ऑलमोस्ट सारे ही देखे थे। बट क्योंकि मैं 12th में थी तो मैंने कुछ स्टार्ट नहीं किया था, क्योंकि मेन फोकस सभी का पढ़ाई पे होता है उस टाइम पे, मतलब इन जनरल बोल रही हूँ, तो मेरा भी उधर ही पे था। फिर इसके बाद हम जब कॉलेज में गए और लॉकडाउन लगा तो बहुत सारे लोगों के लिए लॉकडाउन अच्छा नहीं रहा है, बट लकीली मेरे लिए वो बहुत ही अच्छा रहा है। मतलब मेरे इतनी साल की जर्नी का गोल्डन पीरियड थे वो 2 साल, जिसमें कि मैंने अपनी जितनी भी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें ट्राई की थी। अब सब कुछ नहीं काम कर गया, बट लकीली फिर 2-3 चीज़ें काम कर गई और फिर मैंने उनको कंटिन्यू किया। और उसके बाद फिर यूट्यूब स्टार्ट किया, फ्रीलांसिंग स्टार्ट की। पहले फ्रीलांसिंग स्टार्ट की थी, फिर कुछ साल बाद यूट्यूब स्टार्ट किया था। तो इस तरीके से स्टार्टिंग हुई थी मेरी जर्नी की। ओके, लॉकडाउन में काफ़ी ऐसे लोग थे जो कमरे में बंद थे, वो बाहर निकल नहीं रहे थे। उस समय बहुत लोगों ने स्टार्ट किया था, तो बहुत कम ही ऐसे लोग हैं जो सक्सेस कर पाए और बहुत ऐसे लोग हैं जो मतलब कि उसी में उलझ के रह गए थे। तो आपका उस समय का क्या पर्सपेक्टिव रहा था कि मतलब कि आप उस वक्त क्या सोच रहे थे कि आप ऑनलाइन में पैसा कमाने के बारे में सोच रहे थे या उस समय जो सिचुएशन चल रहा था उसके बारे में आप सोच रहे थे कि ये सबसे कैसे डील किया जाए? तो मैं इसका थोड़ा सा ऐसे अलग सा आंसर दूंगी। देखो चीज़ क्या है ना कि लोग सब लोग ट्राई करते हैं, ट्राई तो आप भी कर रहे हो, मैं भी कर रही हूँ। चीज़ें सिर्फ उन लोगों के लिए काम करती हैं जो लोग लगे रहते हैं। अभी लगे रहो, एक्सपेरिमेंट करो और इसके बाद चीज़ों को जहाँ पर लग रहा है वहाँ पर बदलना चाहिए। मेरा मेन ऑब्जेक्टिव ये था ही नहीं कि मुझे पैसे कमाने हैं, क्योंकि मुझे क्यों पैसे कमाने हैं, मैं अभी पढ़ रही हूँ। मतलब मेरा माइंडसेट आपने पूछा तो मेरा माइंडसेट ये था कि अभी हम अच्छा खासा ग्रेजुएशन कर रही हूँ मैं, तो ये करूँगी, उसके बाद प्लेसमेंट्स होंगे तो वो देखूँगी, या फिर मुझे पीजी करने का था उस समय भी और अभी भी है, मैं जाऊँगी पीजी करने के लिए। बट मेरा दिमाग कभी ऐसे गया ही नहीं। ये तो फिर सिर्फ मैंने इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि कॉलेज के एग्जाम्स जो हो रहे थे वो सबको पता है कैसे हो रहे थे उस समय पे, ऑनलाइन थे, सब लोग ग्रुप में एग्जाम्स दे रहे थे, 5 लोग बैठ करके, हम लोग 2 लोग, तो किसने क्या ही पढ़ा है, सबने पीडीएफ में ढूंढने की स्पीड बस अपनी बढ़ाई है। तो उस एग्जाम के लिए किसी ने पढ़ा नहीं और इवेंचुअली मैंने भी नहीं पढ़ा फिर। तो हम लोगों के पास बहुत ही टाइम था और फिर एक टाइम के बाद दिमाग ऐसे, मतलब गुस्सा आने लगता है, फ्रस्ट्रेशन, कहीं जा नहीं पा रहे हैं, दोस्तों से मिल नहीं पा रहे हैं, ऐसे लाइफ एकदम, क्योंकि मेरे पास कुछ काम ही नहीं है इसके अलावा, घर में भी कितना ही काम करोगे, कितनी ही बात करोगे, वो वाला चीज़ है, तो कुछ तो करना ही था। तो ये माइंडसेट था उस समय पे कि कुछ करते हैं। तो मैं, मतलब मेरे दिन के, आप यकीन नहीं मानोगे, सुबह उठते थे हम लोग, सब मजे करते थे, फैमिली, मतलब थोड़ा सा बात हुई, ये हुआ, उसके बाद सब अपने अपने काम में, मम्मी लोगों का तो खैर काम खत्म ही नहीं होता, तो वो मम्मी अपने काम में, पापा मस्त टीवी वीवी देख रहे हैं, सब लोगों का अपना अपना सीन था, भाई बहन अपना खेलते रहते, मैं ही अकेली बच रही थी जिसके पास कुछ था नहीं करने के लिए। तो मैंने उस टाइम पे वीडियोस देखते थे, तो सुबह उठ करके वही 11-12 बजे बैठ करके और एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, और ये सारे के सारे वीडियोस जो है मैं कहूँगी, अगेन लकीली इसके मनी मेकिंग के बारे में 1-2 आए, फिर वो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मुझे ऐसे लगा कि क्या हो रहा है ये, मतलब क्या सीन है, लेट्स ट्राई। पहले तो सबको यही लगता है कि ऑनलाइन लर्निंग फेक है, नहीं होता है, स्कैम्स होते हैं, तो मेरा भी वही पर्सपेक्टिव था, पर मैंने बोला
कि अगर कोई मुझसे मांगेगा पैसे तो इतनी तो डम होंगी कि दे दूंगी, और मुझे पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो उस स्मार्टनेस के साथ मैंने बोला कि चलो ठीक है ट्राई करते हैं। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई करी और वो ऐसे इंटरेक्शन करते 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 फिर वो 5-6 महीने में मुझे जो है थोड़ी चीज़ें समझ में आना शुरू हुई और मैंने ट्राई किया। मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई की हैं। लोग एक दो प्लेटफॉर्म्स करके छोड़ देते हैं, मैंने 12 फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स ट्राई किए हैं, 12, कैन यू इमेजिन। तो लोग ओके, कौन कौन सा आपने प्लेटफॉर्म ट्राई किया, थोड़ा एक्सप्लेन करोगे आप? हाँ श्योर। पहले तो हमारे 3 पॉपुलर फेमस प्लेटफॉर्म्स हैं, फाइवर, अपवर्क और फ्रीलांसर। फिर उसके बाद थोड़े लेस पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स हैं। मैंने पीपल पर पे उस समय पे अप्लाई किया था, बट माय एप्लीकेशन गॉट रिजेक्टेड फॉर सम रीजंस। तो उस टाइम पे कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं था और उन लोगों को एटलीस्ट 2.5-3 साल के एक्सपीरियंस वाले लोग चाहिए होते हैं। तो मैं तो ट्राई कर रही थी, तो मुझे बुरा भी नहीं लगा क्योंकि पता ही नहीं था कि सब कुछ होता भी है। फिर टॉकटेल करके एक प्लेटफॉर्म है, गुरु करके एक प्लेटफॉर्म है, ट्रूलांसर करके एक प्लेटफॉर्म है। मुझे उतने याद नहीं आ रहे, बट जितने याद है मैं उतने ही बता पा रही हूँ आपको। इसके अलावा आई गेस कॉन्ट्रा पे मैंने उतना ट्राई नहीं किया क्योंकि मतलब मेरे दिमाग के ऊपर से जा रही थी उस समय चीज़ें, क्योंकि उन्होंने बोला पोर्टफोलियो लगा। अब उस मोमेंट पे जब मैं स्टार्ट करी हूँ, मैंने सब किया है लेकिन मेरे पास पोर्टफोलियो है नहीं, क्योंकि नहीं है मतलब वो मैंने बनाने की कोशिश भी नहीं की। तो कॉन्ट्रा पे मैंने ड्रॉप कर दिया था उस समय पे, तो मैंने उस पर ट्राई नहीं किया। और बाकी और भी जितने थोड़े बहुत प्लेटफॉर्म्स मिलते गए, सर्च करते हो ना तो नीचे 2-3 और आते हैं। तो फिर मैंने कुछ ऐसे अजीबोगरीब प्लेटफॉर्म्स पे ट्राई किया था। 99 डिजाइन्स पे गई थी, तो मुझे वहाँ का भी जो है सिस्टम उतना कुछ खास समझ में नहीं आया, सो वो भी मैंने ड्रॉप कर दिया। 99 डिजाइन का वैसे क्या है, आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगे? क्योंकि 99 डिजाइन पे मैं जहाँ तक देख पा रहा था कॉन्टेस्ट होते हैं वहाँ पे, कॉन्टेस्ट होते हैं, मुझे उससे एक्चुअली वो जमा नहीं तो मतलब कॉन्टेस्ट में तो इतने सारे लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मेरा क्या ही चांस है। मतलब मेरा ऐसे था कि मुझे ऑर्डर दो फिर मैं ही करके दूँ वाला सीन है, और फिर आप जितना भी पेमेंट बनता है कम ज़्यादा वो नहीं है, वो मैं ही करूँ ऐसा वाला सीन है। इतने सारे लोग एक पे कॉम्पिटिट कर रहे हैं, कई बार मुझे ऐसे लगता है कि हमारे वर्क का अगर शायद पसंद भी आया, और ये मेरी उस टाइम की थिंकिंग है जब मुझे कुछ आता भी नहीं, तब भी मैंने सोचा यार मेरा काम ऐसे किसी ने यूज़ कर लिया फिर, तो वो वाला सीन था। तो मैंने इस तरीके से किया था। तो जो लोग फेल हो जाते हैं और जो लोग नहीं होते ना, उसमें यही डिफरेंस होता है कि मैं तो लगी हुई थी और मेरा ऐसे कुछ था नहीं कि पैसे कमाने, ये माइंडसेट नहीं था मेरा बस ये था कि कुछ ट्राई करते हैं, कुछ एक्सप्लोर करते हैं और उसको छोड़ा नहीं कुल मिला करके। इसने नहीं काम किया तो उसको देखते हैं, उसने नहीं किया तो उसको देखते हैं, और ऐसा नहीं है कि इनको ड्रॉप करते नहीं। ड्रॉप करना मतलब ये है कि प्रोफाइल बना करके छोड़ दी उस पर, जब पोर्टफोलियो बन जाएगा तब अपलोड करूंगी, ऐसा वाला सीन था। और बाकी जो वेबसाइट्स थी उन पे मैंने अपना बकायदा प्रोफाइल भी बनाया, थोड़े बहुत जो चीज़ें थी वो सब कुछ डाली वाली, कुछ उस समय पे अपवर्क का आई गेस वो फ्री कनेक्ट्स देते थे, अब तो नहीं देते हैं, अब आपको परचेज करने पड़ते हैं। तो मेरे लिए वो बेनिफिट था एक, तो उन्होंने हर मंथ कुछ आई गेस 23 कनेक्ट्स वो लोग देते थे फ्री में, तो मैं उनका यूज़ करती थी। मतलब लिख देते थे क्या जा रहा है लिखने में, तो वो मंथली वो कनेक्ट्स खत्म करने का ना मुझे वो रहता था कि यार ये वेस्ट ना हो जाए, पर मुझे पता नहीं था कि इसमें ऐड होते जाते हैं। तो इस तरीके से फिर मैंने ट्राई किया। तो कुल मिला के मैंने बहुत 8-10 महीने तक सिर्फ ट्राई ही किया है, और उसके बाद मुझे थोड़े थोड़े रिजल्ट्स मिले, और फिर वो जहाँ से रिजल्ट्स मिले उनको मल्टीप्लाई करके फिर मैं वहाँ पे ज़्यादा करा है मैंने कहा। ओके, तो जब हम क्लास 12th में होते हैं ना, तो हमारे अंदर ना उतना ट्रस्ट नहीं होता है, लगता है कि ये ऑनलाइन अर्निंग बहुत फेक है, मतलब कि फ्रीलांसिंग या ये सब ना वर्ड हम अभी अभी सुन रहे होते हैं जब क्लास 12th के बाद फर्स्ट ईयर में जा रहे होते हैं। तो वो ट्रस्ट ना बिल्डअप करने में मुझे भी बहुत टाइम लग रहा था, और क्योंकि जब तक मैंने अर्न नहीं किया था ना, तो मुझे भी ये सब फेक ही लग रहा था कि ऑनलाइन तो कुछ पॉसिबल है ही नहीं। तो इसके लिए आप कुछ क्या बताना चाहोगे कि मतलब ये ट्रस्ट कैसे बिल्डअप करते हैं? ट्रस्ट आपका खुद ही बिल्डअप हो जाएगा जिस दिन आप अपना पहला 100, 200, 300 रुपये कमाओगे। मैंने मेरे 300 रुपये कमाए थे, वो मेरे अकाउंट में आज दिन तक आए नहीं है, क्योंकि मेरा उस समय पे इंटरनेशनल बैंक अकाउंट ही नहीं था, क्योंकि मेरा पैन कार्ड ही नहीं था। इंडियन रुपीज $5 था उस समय पे, इंडियन करेंसी कम थी, अब अभी चल रही है 82-83, लेकिन उस टाइम पे 70-60 ऐसे कुछ में थी, तो मतलब कम थी उस समय पे करेंसी अपनी इंडियन की, मतलब कन्वर्जन वाली, तो इसलिए 300 ही रुपये हुए थे मोटा मोटी सब टैक्स वैक्स कटने के बाद।
और उसमें भी सीन ये बन रहा था कि आप $20 से कम पे निकाल नहीं सकते हो। तो मेरे तो $5 आए थे, उसमें से 20% फाइवर वो काटता है चार्ज, तो $4 ही आए। अब उस $4 के इंडियन रुपीज में 300 साढ़े 300 रुपये हो रहे हैं। अब उसमें पेपाल भी अपनी 3% फीस खा देगा तो मेरे दिमाग में आया कि ये तो बहुत ही मतलब अजीबोगरीब चीज़ हो रही है। पर मैंने वहाँ पे रुकी नहीं। लोग बोलते हैं इतना तो पैसा काट रहे हैं, क्या हो रहा है। लोग बना लेते हैं प्रॉफिट, आप बहुत पैसा कमा सकते हो, बट पहले पैसा पैसा नहीं देखना होता है आपको। पहले थोड़ा सा अपना वहाँ पे इमेज बनाओ, थोड़े अपना रुतबा बनाओ, थोड़ा काम करो। अपने आप काम करते करते पॉलिशिंग आ जाती है काम में, फिर आप जो प्राइस बोलते हो सामने वाला आपको करके देता है। अभी आज की डेट में इतने सारे सेलर्स हैं, बट मेरे क्लाइंट्स जो मेरे पास आने होते हैं वो मेरे पास ही आते हैं, और मैं नहीं प्राइस कम करती हूँ। और जितना है प्राइस तो उतने में करते हैं तो करते हैं, नहीं करते हैं तो फिर अब मेरे पास वो पार है कि मैं बोल सकती हूँ कि भाई सॉरी मैं नहीं कर पाऊंगी। फ्रीलांसिंग आपको कब रियलाइज हुआ कि ये एक करियर ऑप्शन भी बन सकता है? जो स्टूडेंट स्टार्ट कर रहे हैं तो उनको कैसे ट्रस्ट बिल्डअप हो कि ये एक करियर ऑप्शन भी हो सकता है? आपको क्या लगता है कि ये करियर ऑप्शन हो सकता है, और हो सकता है तो क्यों? एक्चुअली हो भी सकता है, बट मतलब मेरा थोड़ा सा अलग पर्सपेक्टिव है। क्योंकि किसी को भी जैसे हमारे पेरेंट्स भी जॉब कर रहे हैं, उनका फिक्स है पापा का कि वो 62 तक जॉब करेंगे, रिटायर हो जाएंगे, फिर पेंशन आएगी। अभी तो आई गेस बंद हो गई है, सरकार ने बंद कर दिया, लेकिन फिर भी लोग गवर्नमेंट जॉब के पीछे इसलिए जाते थे कि पेंशन वेंशन वाला सीन होगा। तो अब तो वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ही हो गया है, खैर। लेकिन हमारे मतलब मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि मुझे रोज नहीं काम करना है। मतलब जब मैं 30 साल की हो जाऊंगी, 10 12 14 15 साल जितने में भी, तो उसके बाद फिर मेरा जितना भी पैसा है अभी तोड़ करके कमा लेती हूँ खूब सारा, थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करती हूँ, थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ मैं रियल हूँ। तो मतलब मैं थोड़ी सी अपनी प्रॉपर्टी बना लूँ, फिर उससे जो है थोड़ा थोड़ा पैसा आता रहे। तो मतलब मेरा ये है कि मैं डाइवर्सिफाई कर दूँ, थोड़ी बहुत मेरे पास मल्टीपल स्ट्रीम्स हो जाएं, सोर्स ऑफ इनकम्स हो जाएं, जिसमें कि मुझे अगर काम करना है तो महीने में 4 दिन 5 दिन हफ्ता, बस इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मैं गई, मैंने देखा, मैंने ओवरऑल देखा सब कुछ, उसके बाद फिर मैं वापस आ जाऊँ। तो उस चीज़ के लिए ऑब्वियसली पैसा लगता है। तो अभी ये जो टाइम है मैं चाहती हूँ कि मैं उसमें पैसा कमाऊँ जितना हो सकता है, और उसके बाद इसको इस तरीके से करूँ कि वो सोर्स ऑफ इनकम लेजिट और लंबे समय तक, मतलब ज़मीन तो भाग नहीं जाएगी ना, और लैंड का प्राइस ऐसा है कि बढ़ता जाएगा वाला सीन है। मैं बिजनेस करूँगी उसको एक टाइम तक लेकर के जाऊँ और ऑटोमेट कर दूँ, तो वो बेटर है। अभी फ्रीलांसिंग में मैं काम कर रही हूँ, मैंने काम नहीं किया तो मुझे पैसा नहीं मिलेगा वाला सीन। तो मैं कब तक काम करूँगी, जिंदगी भर मुझे काम नहीं करना है। तो मेरा पर्सपेक्टिव ये है, फ्रीलांसिंग तुम तभी करो फुल टाइम अगर तुम्हें जिगरा है कि भाई हम सकते हैं। लोग मतलब टफ होता ही है वो, फ्रीलांसिंग उससे ज़्यादा टफ है। तुम्हें हर बार से क्लाइंट्स नए मिलेंगे, तुम्हें हर बार नई चीज़ें ढूंढनी है, तुम्हें हर बार दूसरे के साथ कनेक्शन बिल्डअप करना है, तुम्हें हर बार प्राइसिंग की वो है, बहुत सारी चीज़ें हर बार। $12 से प्लस बहुत फ्लक्चुएशंस हैं। तुमने एक महीने तुमने $1000 कमाया, कुछ महीने ऐसे भी जाएंगे जब तुम्हें शायद क्लाइंट्स ढूंढने में दिक्कत जा रही होगी, या तुम्हारे पास काम नहीं है। तो फ्लक्चुएशन जब आपके पास ऑलरेडी एक दो सोर्स और भी रहेंगी। तो मेरा कहना तो ये है कि तुम कमा रहे हो, अच्छी बात है, और किसी ने देखा भी नहीं है ना। अब जैसे कोई इंस्टाग्राम का मैनेजमेंट का सर्विस ऑफर कर रहा है इंडियन क्लाइंट्स के लिए, कल को इंडिया में इंस्टाग्राम बैन हो जाता है, अब तुम यूट्यूब से, जैसे हम यूट्यूब चला रहे हो या यूट्यूब, मतलब बहुत वर्स्ट केस सिनेरियो, तो एक ही चीज पे डिपेंडेंट रहना बहुत रिस्की है। तो आपके पास थोड़े बहुत ऐसी चीजें होनी चाहिए कि ये नहीं तो ये तो है। तो ये तो मेरा प्लान बी वाला सिस्टम शुरू से ही रहा है कि आपके पास कुछ ना कुछ चीज़ से हाथ तक निकली होनी चाहिए कि मैं सर्वाइव कर जाऊंगा या कर जाऊंगी। तो मेरा तो ये है पर्सपेक्टिव। ओके, तो जैसे आप फ्रीलांसिंग फुल टाइम में अभी कर रहे हो? नहीं, मैं फ्रीलांसिंग फुल टाइम नहीं कर रही हूँ, मैं अभी भी स्टूडेंट हूँ। अभी मैंने एग्जाम दिया है एंड मेरी अच्छी खासी रैंक आ गई है, अभी काउंसलिंग होने वाली है। ओके, तो अभी आप कौन सा कोर्स कर रहे हो? मैं एबीएम करने वाली हूँ। तो अभी लास्ट ईयर आपका चल रहा है? लास्ट ईयर चल रहा है? नहीं, मेरा हो गया है, मैंने 1 साल ड्रॉप लिया था टू मैनेज थिंग्स। तो मैंने बोला पापा 1 साल ले लो, थोड़ा थोड़ा जमा लेती हूँ, फिर जाएंगे कॉलेज, क्योंकि बहुत सारी चीजें थी। तो मैंने सोचा थोड़ी टीम बिल्डअप कर लूँ, थोड़ी चीजें। ओके, टीम से याद है, आपको कब रियलाइज हुआ कि ऐसे टीम बिल्ड करना चाहिए? मुझे ऐसे रियलाइज तो नहीं हुआ, मुझे पैसा वेस्ट ही लगता था कि ये सब काम मैं कर सकती हूँ, क्यों। बट एक इंसान का मेरे पास, शिखर नाम है उनका मेरे पास एक बार आई गेस मेल आया था। तो उस टाइम पे वो मेरे फर्स्ट वीडियो एडिटर है जिनको मैंने हायर किया था।
और उन्होंने बहुत अच्छा सा मेरा खुद का वीडियो ऐसे एडिट करके जो है डाला था कि मैंने श्रुति आपके लिए वीडियो एडिट किया, मुझे वो अच्छा लगा। तो मतलब वो अच्छा लगा, मुझे लगा कि मतलब खुद से इतना इनिशिएटिव लिया, इतना कर रहे हैं, तो मैंने पूछा कितना क्या करोगे। अब पहले तो मैं इतना छोटा क्रिएटर, तो मुझे उस समय पे लग रहा था कि मैं कैसे ही दे पाऊंगी मतलब पैसे, लेकिन फिर मैंने जैसे तैसे मैंने बोला चलो ठीक है। तो उस समय पे मेरे काफी टाइम हो गया है, अब तो 2-2.5 साल पहले की बात है। तो मैंने फिर उसके बाद उनको हायर किया, मैंने बोला ठीक है। फिर मैंने उसको बोला कि अभी कितना पैसा लोगे आप, कैसा क्या करोगे। तो शायद 100 रुपये पर मिनट या ऐसा कुछ तो भी सीन था। तो जैसे 12 मिनट की वीडियो है तो 1200 रुपये एक वीडियो का, तो वो वाले सीन पे। क्योंकि फिर मैंने बताया ना मेरी खुद की मैं कहाँ से दूंगी, क्योंकि फ्रीलांसिंग में भी उस समय पे मैंने स्टार्ट ही किया था। तो वो जो आ रहा है फ्रीलांसिंग के पैसे से मैं नहीं चाह रही थी कि मैं कुछ दूँ, मैं चाहती हूँ कि यूट्यूब के पैसे से ही जो है दूँ। तो अब यूट्यूब में 7,000 रुपये 8,000 रुपये ऐसे महीने का आ रहा है, अब उसमें से मैं भाई को ही दे दूंगी 6-7 हज़ार रुपये, तो मेरे पास क्या आएगा, वो वाला सीन है। तो इसलिए मैंने वहाँ पर उसको बोला कि चलो ठीक है करते हैं। 1 साल हम लोगों ने साथ में काम किया, फिर उसका भी सिस्टम कुछ तो भी ऊपर नीचे हुआ, तो उसने बोला कि अभी ये मैं ड्रॉप करना चाहूँगा ना, कोई बात नहीं। तो उस टाइम पे मुझे लगा कि मेरा सीन थोड़ा सा मतलब मुझे वीडियो की क्वालिटी अच्छी लगी। ऐसा नहीं है मैं चाहूँ तो अभी भी वीडियो खुद ही एडिट करूँ, मुझे सब कुछ, मुझे इतना टाइम नहीं लगता है। और मुझे कई बार वेट करने में भी गुस्सा आता है कि यार कब से वीडियो एडिट हो रहा है, अभी तक भेजा नहीं है। लेकिन फिर मैंने वेट करते करते मैंने बोला चलो ठीक है। तो उस टाइम के बाद से मुझे रियलाइजेशन हुआ कि बना लेनी चाहिए टीम, थोड़े से प्रोज और कॉन्स हैं। मेरा तो अभी भी यही मानना है कि काम करना आसान होता है, काम करवाना बहुत मुश्किल होता है। उनको काम तो टीम बिल्डिंग का तो मुझे अभी तक कन्विंशन नहीं है, पर यह है कि डेलीगेट कर देते तो थोड़ा वर्कलोड कम हो जाता है। तो अभी जैसे मैं गई थी ट्रिप पे, तो लिंक्डइन का सारा काम जो टीम है उसने देख लिया, कर लिया। कभी भेज देती हूँ वॉइस नोट, तो वो लोग सब देख ताक के मैनेज कर देते हैं। ऐसे यूट्यूब का छोड़ करके मतलब यूट्यूब और इंस्टाग्राम का छोड़ करके अभी लिंक्डइन की टीम है। और यूट्यूब पे एडिटिंग के लिए मेरे पास एडिटर्स हैं और एक डिज़ाइनर है। तो इतने लोग हैं मेरे पास अभी फिलहाल टीम में। तो थोड़ा सा यूट्यूब के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि यूट्यूब आपका, मैं देख रहा था 5 चैनल है। हाँ, तो ये सारे चैनल, और मैं देख रहा था कि सारे पे आप एक्टिव हो, ऑलमोस्ट वीडियो आपके आते ही आते हैं। तो ये सब कैसे मैनेज करते हो आप? एक्चुअली वो दोनों जो चैनल्स हैं मतलब मेन मेरे 3 ही चैनल्स हैं, बाकी 2 पे मैं उतना कुछ खास डालती नहीं हूँ। जो मेन चैनल है श्रुति राजपूत, तो वो तो फ्रीलांसिंग के बारे में है। बट मैंने नोटिस किया कि मैं अगर ट्यूटोरियल्स ही डालूंगी तो जनता बोर हो जाती है। तो जो बोरिंग कंटेंट देखने वाली जनता, उसको मैंने सेपरेट कर दिया कि मुझे तो पढ़ाना पसंद है पर्सनली, तो अब मुझे बताना है कि भाई फिग्मा में ये चीज़ कैसे बनती है, कंपोनेंट्स क्या होते हैं। तो शायद वो सबका इंटरेस्ट ना हो और उसके कारण रीच गिरती है, फिर यूट्यूब आपको प्रमोट नहीं करता। 10 चीज़ें होती हैं, बहुत ही बायस्ड काइंड ऑफ एल्गोरिथम है, और इतना कुछ फालतू बताने के लिए मेरे पास है नहीं कि कुछ मज़ा आ जाए आपको एंटरटेनमेंट कंटेंट टाइप का। तो इसलिए मैंने वो सेपरेट ही कर दिया। तो फिग्मा विश्रुति और कैनवा विश्रुति है, वो 2 चैनल्स हैं। अब उन पे कंटेंट डालने में मुझे बिल्कुल जोर नहीं आता। मुझे हफ्ते में 1 वीडियो डालनी होती है, यानी कि महीने की 4 वीडियोस। कभी एक आध दिन बैठी तो मैंने इकट्ठे 2 वीडियो शूट कर लेती हूँ और उनको शेड्यूल कर देती हूँ, या मतलब इस तरीके से हो जाता है। मतलब उस पर मुझे लोड नहीं है, मुझे ऐसे नहीं रहता कि इस पर डालना ही डालना है। बट वो मुझे ऐसे लगता है कि इसकी डिमांड है, लोग चाह रहे हैं कि सीखना है। जैसे ग्लो इफेक्ट वाले थंबनेल कैसे बनाते हैं दीदी, तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि बना देते हैं। तो मुझे वो चीज़ बनाने में या बताने में टाइम इसलिए लगता है क्योंकि मुझे वो आती है। तो मैं सीधा बैठती हूँ, नो प्रिपरेशन नथिंग। और मैं कई बार तो लाइट्स वाइट भी सेटअप नहीं करती हूँ। उसका कारण ये बहुत छोटे चैनल्स हैं, लाइक 5,000 फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं एक पे, और एक पे 12,000 11,000 सब्सक्राइबर्स हैं। तो उतना कोई लोड नहीं है, कोई आपको क्वालिटी पे जज नहीं कर रहा है। आप सब लोग इसमें खुश हैं कि हमने कुछ सीख लिया, हमने कुछ बनाना सिखा दिया। तो वहाँ की जो जनता है, उन चैनल्स की जनता है, वो बहुत स्वीट है। उनको कुछ सीखने मिल गया ना, तो उतने में वो लोग नीचे कमेंट में बाहर लगा देंगे कि दीदी बहुत अच्छा लगा, ये हमने बनाया, आपका देख के मैंने बनाया। बट अगर जो मेरे मेन चैनल पे मैं थोड़ा कुछ और बताती हूँ, या तो वही है, लोग बोलेंगे कि nowadays the easiest method to make money is to tell someone how to make money. So ये मतलब बहुत क्रिटिसिज्म जो मिलता है मुझे सिर्फ एक ही चैनल पे मिलता है। बाकी दोनों चैनल्स वो मेरे फेवरेट है, इसलिए मैं उनको छोड़ना भी नहीं चाहती हूँ। उसको मैं चला रही हूँ वैसे। तो अब थोड़ा सा स्किल्स के ऊपर डिस्कस करते हैं। आपने अपना फर्स्ट स्किल्स क्या बिल्डअप किया था, और आपका कोर स्पेशलाइजेशन कैनवा में है, ओके।
तो ये आपने जब स्टार्ट किया था तो आपके माइंड में ये क्लियर था क्या कि मुझे कैनवा में ही आगे जाना है, या आपको बाद में रियलाइज हुआ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, मेरी ज़िंदगी में कभी कुछ प्लान नहीं है, मैंने ऐसे सोचा नहीं था। मैंने सिर्फ ट्राई किया था कि करके देखते हैं। एक बैनर का ऑर्डर आया था उस समय पे फाइवर पे, तो अब कहाँ ही बनाऊंगी मैं, मुझे मुझे क्या आता है, तो वाला सीन था। तो मैंने उस समय पे क्रेलो नाम की एक वेबसाइट थी और मैंने ट्राई किया था उस पर बनाने का। तो शायद कुछ सेंस तो रही होगी डिज़ाइनिंग की, वो धोखे धड़ाके से अच्छा बन गया था। फिर वो अच्छा बन गया, वो 5 स्टार रिव्यूज़ देख देख करके ना फिर सीखने की चाह बढ़ गई कि बाकी चीज़ें क्या होती हैं, कैसे कंपोजिशन बनाया जाता है अच्छे से, कैसे टाइपोग्राफी यूज़ की जाती है, कहाँ पे और फॉन्ट्स मिलते हैं। तो ऐसे चीज़ें करते करते, एक्सप्लोर करते करते फिर मैंने किया। फिर लोगों ने बोला कि ये सॉफ्टवेयर ऐसा है, वो सॉफ्टवेयर ऐसा है, तो फिर मैंने जोश जोश में थोड़े थोड़े और सॉफ्टवेयर भी सीख लिए। बट मैं टू बी ऑनेस्ट, मैंने अपनी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा पैसा कैनवा से और फिग्मा से ही कमाया है। फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर मुझे आते, पर फिर वही है, मेरा पर्सनल चॉइस है मुझे क्या यूज़ करना है क्या नहीं करना है। और इफ़ आई एम मेकिंग मनी विद अ पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे दूसरे सॉफ्टवेयर पे उतना इंडल्ज होने की ज़रूरत है। तो ये सीन था। तो कैनवा और फोटोशॉप में बहुत ज़्यादा वो होता है कि यार एक वार टाइप होता है कि यार कैनवा बेटर है कि फोटोशॉप बेटर। ऑब्वियसली इंडस्ट्री में अगर जाया जाता है ना, तो ज़्यादा लोग फोटोशॉप को प्रेफर करते हैं। अगर कहीं पे जॉब के लिए भी जाते हैं ना, तो लाइक कैनवा वाले को ऐसा लगता है कि अच्छा कैनवा आता है तो कुछ नहीं आता, उसको मतलब माइंडसेट ये होता है। तो इस पे आपका क्या पर्सपेक्टिव है? शोकेस ऐसे किया गया है कि वो टेम्पलेट बेस्ड प्लेटफॉर्म है। तो राइट राइट। और आज के डेट में अगर कोई बिल्कुल ही न्यू पर्सन भी जाता है, उसको बिल्कुल डिजाइनिंग नहीं आती, वो किसी टेम्पलेट को उठाएगा, उसमें थोड़ा बहुत इधर उधर करेगा, कलर चेंज करेगा और बोलेगा आई एम डिजाइनर। तो उस चीज़ को लेकर के देयर इज हेट। नो, मतलब सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा है, बहुत ही प्यारा सॉफ्टवेयर है। और फोटोशॉप और हाँ, फोटोशॉप और कैनवा का कोई कंपैरिजन ही नहीं है, दोनों का पर्पस अलग है। कैनवा का पर्पस था कि वो डिज़ाइन को इजी बना दे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सारी लाइब्रेरीज को इकट्ठा कर दिया, एलिमेंट्स जो आप यूज़ करोगे, जो तुम इन्वेंटो से डाउनलोड करके फोटोशॉप यूज़ करोगे, उन्होंने उसको वहीं पे इनबिल्ट कर दिया है। थोड़े बहुत प्रो फीचर्स दे दिए, ठीक है, पेन टूल नहीं है, ठीक है, कुछ और मास्किंग का क्लिपिंग मास्क ऑप्शन है, ठीक है, दो चार चीज़ें और नहीं है, दो चार की थोड़ी और चीज़ें नहीं है। बट फॉर अ पर्सन हु इज़ वेरी न्यू, वो एक्सप्लोर कर सकता है कैनवा में और अच्छे डिज़ाइन बना सकता है। तो अगर कोई कैनवा यूज़ कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो अच्छा डिज़ाइनर नहीं है। मे बी अ गुड डिज़ाइनर इज़ यूजिंग कैनवा, ठीक है। तो सिर्फ इसलिए आई गेस इतना हेट मिलता है क्योंकि हर चौथा रोड चलता है इंसान बोल देता है कि आई एम अ डिज़ाइनर, और पूछो कि क्या यूज़ करते हो तो कैनवा। तो वो उस तरीके से लिंक करते हुए ना थोड़ा सा बेइज्जती हो जाती है आई गेस। तो अगर कोई स्टूडेंट है या कोई फ्रीलांसर है, वो कैनवा यूज कर रहा है, तो क्या उसको फोटोशॉप भी सीखना चाहिए कि सिर्फ कैनवा से काम चल जाएगा, कोई डिजाइनर अगर है तो? डिपेंड करता है, तुम अगर उससे पैसा कमा पा रहे हो और तुम्हारे क्लाइंट्स को वो चीज़ पसंद है, तो तुम सिर्फ कैनवा पे स्टिक रहो। बाकी सॉफ्टवेयर, दूसरे कोई सॉफ्टवेयर आने में कोई नुकसान नहीं है। मतलब मुझे भी आता है, अगर मुझे आज यूज़ करना है तो मैं कर सकती हूँ, नहीं आता है तो मतलब नहीं आता, तो फिर कोई ऑप्शन ही नहीं, आना चाहिए। मतलब सब चीज़ों का ज्ञान रहे, तो कोई कुछ बोले तो तुम भी एक आध स्ट्रोक लगा के थोड़े बहुत आउटलाइन करके दिखा दो, तो वो एक थोड़ा सा सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आ जाता है। तो कोई बोलता है, अब जैसे मैंने अभी अपने चैनल पे फोटोशॉप का ट्यूटोरियल डाला है, मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं थी, बट मैंने बनाकर सिर्फ इसलिए डाला है क्योंकि कई बार लोगों को दिखा देना ज़रूरी होता है, तो फिर डाल दिया। फिर मैंने लगा मैं स्ट्रिक्टर भी डाल दूँ, गिम्प का भी डाल दूँ। तो मेरा ऐसा है कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं झंडा लेकर भी घूमूंगी मुझे ये सब आता है। तो अगर कोई फ्रीलांसर है जो अभी जस्ट स्टार्ट ही किया है, तो उसको किस प्लेटफॉर्म पे जाके अपना फर्स्ट क्लाइंट ढूंढना चाहिए, और आपने फर्स्ट क्लाइंट कैसे ढूंढा था? मेरा तो किस्मत से आ गया था। मैंने फाइवर पे गिग बनाई थी, उतनी अच्छी गिग नहीं थी मैं कहूँगी, बट रैंडमली कई बार होता है ना, आपने रिस्क लिया और उस टाइम पे आपके स्टार्स अच्छे होते हैं, तो वो शायद उसको पसंद आ गया जो मैंने पहला चीज़ लगाया था, या शायद वो सिमिलर चीज़ ही ढूंढ रहा था। तो आपके दिमाग में कोई विजन और आपको वैसे ही कुछ दिख जाए, तो आप उसी से फिर काम करवाओगे ना। तो उसने मुझे आकर के यही बोला था कि मुझे ऐसा ही कुछ चाहिए, तो मैं समझ गई इसको यही पसंद आया, तो फिर मैंने उसको बना करके दे दिया था। उसका रिप्लाई नहीं आया, मैंने ध्यान ही नहीं दिया, भाई यूएस में है तो उसके यहाँ तो दिन हो रात हो रही होगी, हमारे यहाँ दिन है तो क्या हुआ।
मैंने 10-20 सैम्पल भेज दिए थे, मतलब अलग अलग कलर्स में, फॉर्मेटिंग में, तो वो इतना खुश हुआ। फिर उसने 2-3 फाइनलाइज किए, उसने बोला ठीक है डिलीवर कर दो, तो फिर मैंने ऑर्डर पेज पे जाकर डिलीवर किया था। तो मुझे तो ऐसे मिला था मेरा पहला क्लाइंट। बट अगर आपको चाहिए है तो मैं फिर से यही बोलूँगी कि मुझे खुद नहीं पता था मुझे मेरा पहला क्लाइंट फाइवर से मिलेगा। मैंने फ्रीलांसर पे ट्राई किया था, मैंने अपवर्क पे मैं इतनी बार बिड कर चुकी हूँ। उस समय पे शायद नहीं कवर लेटर लिखते आता था, बट अभी लिखती हूँ तो मुझे रिजल्ट्स मिल जाते हैं। तो ओवर द टाइम थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस आता है, तो बेटर यही रहेगा कि तुम जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं थोड़ा थोड़ा ट्राई कर सकते हो। ट्राई करने में क्या ही हर्ज है अगर तुम्हारे पास टाइम है तो। और अगर टाइम नहीं है तो जो लेस कंपटीशन वाले प्लेटफॉर्म्स हैं लाइक टॉपटेल, और दूसरा कॉन्ट्रा बहुत ही प्यारा प्लेटफॉर्म है, कॉन्ट्रा पे ट्राई कर सकते हो। अब वो कब महंगा हो गया तो बिगिनर्स के लिए आई वोंट सजेस्ट। बाकी फाइवर पे तो कोई भी नुकसान नहीं है, तो फाइवर पे गिग बना लो। तो ये 3 प्लेटफॉर्म्स है जहाँ जा करके तुम इनिशियली अपने क्लाइंट्स के लिए हंट कर सकते हो। बाकी कोल्ड ईमेल लिख सकते हो, बट डिजाइनिंग में समझ में नहीं आता कि किस कोल्ड ईमेल लिखते हैं, राइट। तो इसीलिए बेटर ऑप्शन ये रहेगा। बाकी लिंक्डइन पे अपना काम डालो, लोग खुद से आएंगे तुमको ढूंढने। ओके, जैसे अगर फाइवर वगैरह है, अपवर्क वगैरह है, तो अभी फिलहाल अगर कोई बंदा स्टार्ट करता है तो उसके माइंड में परसेप्शन ये होता है कि मार्केट बहुत सेचुरेटेड हो गया है, तो मुझे काम ही नहीं मिलेगा। और इसी पर्पस के कारण वो ना फाइवर अपवर्क पे जाता ही नहीं है। वो अपने माइंड में सोचते रहता है किसी किसी को मेल करेगा, लेकिन वो फाइवर अपवर्क पे नहीं जाता है। तो क्या स्टार्टिंग में फाइवर अपवर्क पे जाना चाहिए और क्लाइंट मिलते हैं स्टार्टिंग के फेज में या नहीं? मिल जाते हैं क्लाइंट्स, मतलब लोग बाग तो बहुत ही कुछ कुछ कह देते हैं, लेकिन ऐसे नहीं है कि क्लाइंट्स नहीं मिलते हैं। जब मैंने स्टार्ट किया, और ऐसा आपको लगता है कि थोड़ा मार्केट सेचुरेटेड हो गया है, ऐसा कुछ? नहीं सैचुरेटेड नहीं है, कंपटीशन तो कब नहीं था। आज से 8-10 साल पहले की बात करें जब ये प्लेटफॉर्म भी बहुत नए थे, चलो ठीक है तब माना कि बहुत आसानी से मिल जाते होंगे। बट जब कंपटीशन बढ़ना स्टार्ट हुआ है तो वो तो आज से थोड़ी ना बढ़ा है, वो तो कब से बढ़ा हुआ है। अभी IIT JEE के लिए तो कितने बच्चे कोटा में प्रिपेयर कर रहे हैं, यहाँ कर रहे हैं वहाँ कर रहे हैं, तो क्या पढ़ना छोड़ दोगे क्या कि अब नहीं करना है? तो जिनको करना होता है वो तो करते ही है ना। UPSC के भी लोग 5-5 साल से बैठे हुए हैं, तो वो तो हर जगह पे है कंपटीशन, और आपको थोड़ा तो स्ट्रगल करना पड़ेगा। चाहे आपके एकेडमिक्स हो, चाहे आप स्किल बेस्ड कुछ काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कहाँ कंपटीशन नहीं है। मतलब एक छोटा सा एग्जाम्पल है, तुम आज शॉप भी खोलोगे अपने ग्रहगढ़ में, जैसे हम यहाँ पर खोलना चाहते हैं कुछ दुकान, तो ऐसा तो नहीं है मैं जो दुकान खोल रही हूँ आज के पहले किसी ने कपड़े की दुकान खोली नहीं होगी मेरे शहर में, खोली होगी तो आपका कंपटीशन तो पहले से एग्जिस्टिंग है और अच्छे अच्छे लोग बैठे हुए हैं। बट ओवर द टाइम आप जो है सक्सीड करोगे, चीज़ों को समझोगे, चेंज करोगे, समझ में आएगा क्या करना है क्या नहीं करना है, धीरे धीरे ही बनती है ना पहचान। तो वो सब जगह पे वही सीन है। और तुम स्टार्ट नहीं करोगे तो फिर तो कंपटीशन तो बढ़ रहा है और कम तो होगा नहीं, तो हमेशा ही बढ़ता है। तो सैचुरेशन तो मैं नहीं बोलूँगी कि सैचुरेशन है कि पूरी तरीके से सैचुरेटेड है मार्केट। थोड़ा सा कंपटीशन ज़रूर है कि मतलब अगर जो बिल्कुल ही लूजर काइंड ऑफ इंसान है कि भाई गिव अप कर दे रहा है कि हो ही नहीं रहा, ऐसे नेगेटिव माइंडसेट वाला, क्लाइंट से नहीं मिल रहे हैं, ऐसे ही नहीं हो रहा, और उसको पूछो कि क्या किया, तो कुछ नहीं किया, सिर्फ गिग बनाई है, तो फिर तो मिल गया क्लाइंट, ऐसे थोड़ा ना होता है। मतलब क्या कर सकते हो आप, अपनी तरफ से भी तो एफर्ट डालो ना, तो वो चीज़ है। अगर तुम अपनी तरफ से एफर्ट दे रहे हो तो जरूर तुमको कुछ ना कुछ अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और मल्टीपल टाइम्स अलग अलग जगह पे ट्राई करो, मिनी मेथड, तो फिर मिलेगा रिजल्ट। ओके, तो लिंक्डइन है जो काफ़ी लोग यूज कर रहे हैं, और मुझे भी क्लाइंट ज़्यादातर लिंक्डइन से ही मिलते हैं, और मैं ज़्यादा अपवर्क वगैरह यूज नहीं करता हूँ। मेरे पास जो क्लाइंट आते हैं लिंक्डइन से ही आते हैं, मैं उसी को हैंडल नहीं कर पाता हूँ। तो आपको लगता है कि लिंक्डइन से हम अगर ट्राई करें तो बहुत सारे क्लाइंट मिल जाते हैं स्टार्टिंग फेज में? इस चीज़ ये है कि मतलब आप, मैं जैसे मैंने ये भी चाहती हूँ, मैं क्लाइंट्स नहीं लेती हूँ लिंक्डइन से, बट 2-4 लोगों ने कॉल बुक कर लिया। तो जैसे एक जर्मनी का भाई है, और फिर मैंने जब वहाँ पे देखा तो मुझे लगा इनकी करेंसी तो बहुत ही है, मतलब कन्वर्ट होने के बाद तो मैं तो खुश हो गई, मतलब चलो ठीक है देखते हैं। तो उनको फिर अपन उस हिसाब से चार्ज भी कर सकते हैं, राइट। तो पहले तो मैंने यही देखा था कि वाह यार करेंसी तो सही है, तो अच्छे क्लाइंट्स मिल जाते हैं। मैं तो ढूंढ भी नहीं रही हूँ क्लाइंट्स, बट क्या है मैं काम डाला, तो मैंने एक लायन वाला ब्राउजर बना करके डाला था, उसका कवर पेज बहुत ही शानदार बना था। तो उस पर उसने मुझे स्क्रीनशॉट लेकर के और उसने मुझे भेजा था कि आई वांट समथिंग लाइक दिस। तो मैंने बोला ठीक है, फिर उसने एक कॉल बुक किया, फिर हम आए, फिर हमने डिस्कस किया, मैंने पूछा मंथली बजट क्या है, कैसा है, ये है वो है, तो उस तरीके से हुआ। तो लिंक्डइन से तो अच्छे और हाई पेइंग क्लाइंट्स मिल जाते हैं, मतलब बहुत ही हाई पेइंग क्लाइंट्स मिल जाते हैं, क्योंकि वो खुद से सेलेक्ट करके आपके पास आ रहे हैं।
और कई बार आप खुद भी आउटरीच कर सकते हो कि मतलब हम मुझे आपके साथ काम करना है, या थोड़ा कनेक्शन बिल्डअप करने के बाद आप उसको पिच कर सकते हो, तो अच्छा तरीका है। ओके, स्टार्टिंग के फेज में ना जब फ्रीलांसिंग स्टार्ट होता है तो सबसे ज्यादा ना क्लाइंट का एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा हाई होता है और स्टार्टिंग वाले फेज में हम नहीं डिलीवर कर पाते, उसका कैसे आप देखते हो और कैसे उसको डील कर सकते हैं? मतलब ऐसे होता है, मुझे भी नहीं आता था, तो एक दो फिर मतलब एक बुरा रिव्यू आया था, क्योंकि वो स्किल जो मैंने ऑफर की थी मुझे आती नहीं थी, आई गेस नहीं, हाँ नहीं आती थी मुझे, तो मैंने फिर उसको ऑफर किया। तो सबसे बड़ी गलती है, जो चीज़ आती ही नहीं है उसको ऑफर ही मत करो, जो चीज़ आती है सिर्फ उतने में। क्या हम थोड़े ग्रीडी हो जाते हैं कि ये भी कर लें वो भी कर लें, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको अपनी जो स्किल है उस पर कायम रहना चाहिए और उसी के साथ जो है आगे बढ़ना चाहिए, उसको पॉलिश करना चाहिए। अब मैंने जो बैनर बनाया था जो उनको अच्छा लगा था, फिर उसके 2-4 सैंपल्स और बना बनू करके फिर एक पीडीएफ वीडियो बना करके उसको ऐड करा था फिर गिग में। तो वो थोड़ा सा ऐसे मतलब इम्प्रूव कर देगा आप उसको चीज़ें, और अब रिव्यू तो एक आ ही चुका है तो और चीज़ें डालते जाओ। तो इस तरीके से अपने आप को अपडेट करना चाहिए। और बाकी सबको आपका काम नहीं पसंद आएगा, कई लोगों को हल्का काम चाहिए होता है, और अगर आप उनको सही प्राइस में करके दे रहे हो तो वो करवा लेते हैं। मतलब इनिशियल टाइम में मैं अभी अपना जब काम देखती हूँ पुराना, तो कुछ खास काम नहीं है, मतलब बहुत ही सड़ा सा काम है, और मैं तो शायद किसी को पे भी ना करूँ उस चीज़ के लिए। तो उसके बाद भी उसने एक्सेप्ट किया, उसने अच्छा रेटिंग्स दिया, अच्छा रिव्यू दिया, क्योंकि शायद उनको वो चीज़ वैसी ही चाहिए थी और उनको वैसे ही पसंद था। तो कई बार ऐसे होगा, और कई लोगों को फिर कुछ और ही वो सोचते हैं और फिर वो वैसा सोच करके आते हैं आपके पास, तो वो क्लाइंट अभी के लिए आपके लिए नहीं है। तो उस पर हताश नहीं होना है, हम पहुंचेंगे उस लेवल पे, बट वो टाइम लगेगा। हम एकदम से खतरनाक डिजाइनर नहीं बन सकते हो, थोड़ा समय लगेगा। तो धीरे धीरे टाइम के साथ इम्प्रूवमेंट, अब मैं इतने समय से कर रही हूँ तो थोड़ा देख के समझ में आता है कि ये अच्छा नहीं लग रहा है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो वो पर्सपेक्टिव धीरे से ही आता है, तो टाइम तो लगता है उसमें। ओके, फ्रीलांसिंग में सबसे बड़ा चैलेंजिंग क्या है और उसको हम ओवरकम कैसे कर सकते हैं, और आपके लाइफ में सबसे बड़ा फ्रीलांसिंग में चैलेंजेस क्या आते हैं? वैसे तो मेरा कोई चैलेंज नहीं रहा है, क्योंकि मैंने बोला मैंने फ्रीलांसिंग को इतना सीरियसली नहीं लिया था। लेकिन एक जो चैलेंज जो सभी लोग फेस करते हैं आई गेस, यही है क्लाइंट्स कंसिस्टेंटली ढूंढना। अब ये चीज़ ओवरकम आप ऐसे कर सकते हो कि आपके पास रिटेन कर पाओ आप क्लाइंट्स को, एक सर्विस जैसे उन्होंने ली तो मंथली बेसिस पे, या तो इसके लिए फिर सर्विस जो आप प्रोवाइड करो वो भी वैसी कुछ होना चाहिए। अब मैं सोशल मीडिया ग्राफिक्स की सर्विसेज प्रोवाइड करती थी पहले, तो उसमें क्या होता था कि मैंने मंथली सब्सक्रिप्शन दे दिया 3 महीने का, तो अब 3 महीने तक सेम क्लाइंट जो है आपके साथ चलेगा। तो कई लोग क्लाइंट्स ऐसे भी जिनके साथ मैंने साल भर 1.5 साल भर काम किया, तो फिर उसमें दिक्कत नहीं हो जाती कि 2-3 क्लाइंट्स हैं उनके साथ इतना काम करना ही है, इतना फिक्स आना ही है, तो कोई टेंशन नहीं है, वर्कलोड और मेंटल पीस भी बढ़ जाता है। लेकिन अगर आपके पास ऐसा कुछ नहीं है तो फिर वापस क्लाइंट हंटिंग, दोबारा वेट करना। अब फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पे तो वेट करना पड़ता है, क्या ही कर लोगे तुम। तो अब जैसे फाइवर पे तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है, वो तो तुमने गिग बना दी है, तुम चीजें एनालाइज कर रहे हो, तुमने अपनी गिग दोबारा रिपीट की, पोर्टफोलियो चेंज किया, सब कुछ कर लिया, बट अभी नहीं पसंद आ रहा किसी को तो क्या ही कर लोगे। कोई नहीं आ रहा ऑर्डर देना तो तुम जबरदस्ती नहीं कर सकते किसी के साथ। और अब जैसे आप वर्क है तो तुमने प्रपोजल लिखा, सेम उसके लिए 80 लोग 90 लोग लिख रहे हैं, तो तुम्हारे चांसेस 1/90, थोड़ा दिक्कत की बात है ना। अभी ऐसे लिंक्डइन पे भी पहले दिन से तुम 0 फॉलोअर्स के साथ नहीं है, वो थोड़ी फॉलोइंग बिल्डअप करने के लिए एटलीस्ट 100-200 फॉलोअर्स लाने में तुमको समय लगेगा। तो वही बात है, मेरा सिंपल सा जो रूल है वो यही है कि टाइम के साथ ही सारी चीज़ें ठीक होती हैं। अगर तुम राजी हो 6 महीने 8 महीने देने के लिए, तभी थोड़ा सा कुछ रिजल्ट तुमको देखने को मिलेंगे। बी एड बिल्डिंग योर पर्सनल ब्रांड, या फिर अपना पहला क्लाइंट ले सकते हो तुम 30 दिन में भी ले सकते हो, तुम 1 दिन में भी ले सकते हो, वो नहीं कह रही हूँ मैं, पर फिर वो एक क्लाइंट लेने के बाद फिर दूसरा भी तो चाहिए ना, एक ही से थोड़ा ना, तो वो चीज़ है। तो उसके लिए तो टाइम लगता है, और वो एक बार तुम सिस्टम बिल्डअप कर लेते हो फिर नहीं दिक्कत जाती। तो अब थोड़ा सा फाइनेंस वगैरह के ऊपर बात करते हैं। आपने फ्रीलांसिंग में आपने फ्रीलांसिंग में मैक्सिमम कितना अर्न किया है मंथ में, और अगर आपने अर्न किया तो उसको कहाँ पे इन्वेस्ट किया था? मैंने मैक्सिमम अभी कुछ महीने पहले ही अर्न किया है, सिर्फ फ्रीलांसिंग अकेले से फाइवर से 3 लाख रुपए कमाया था। अब मतलब मैं फुल टाइम नहीं करती हूँ, बट कमाया था क्योंकि मेरे मम्मी पापा की मैरिज एनिवर्सरी थी तो 25वीं, तो मैंने सोचा था मैं अच्छा सा फंक्शन ऑर्गेनाइज करूँगी, सबको बुलाऊंगी ये वो।
तो उस चीज़ के लिए तो उस समय पे आइडिया नहीं था कि इतना पैसा नहीं लगता है, पर जितना मुझे लगा कि अच्छा सा होगा, बड़ा सा केक मंगवाएंगे 2 टियर ये वो बनाने का, तो उसको उस पर्सपेक्टिव से मैंने सोचा थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेना चाहिए हाथ में, तो फिर मैंने ज़्यादा से ऑर्डर लेकर के थोड़ा पैसा जोड़ा था उस समय। तो ये मैंने बोला ना, मैं चाहूँ तो मेरा पैसा मैं बढ़ा सकती हूँ, पर फिर वही है क्या कॉस्ट दे करके, फिर एक्स्ट्रा स्क्रीन टाइम, एक्स्ट्रा बैठो, तो यही सीन है। तो मेरे को जितना आसानी से हो जाता है काम, में सिर्फ उतना ही करती हूँ, उतना ही करती हूँ। बट कई लोगों के लिए पैसा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो वो लोग बहुत ज़्यादा काम कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा कमा लेते हैं। अभी मैं आउटसोर्स भी कर सकती हूँ, पर मेरे क्लाइंट्स मेरे हैं, तो मतलब मेरा काम उनको पसंद है, तो इसलिए मैं फिर उसको आउटसोर्स नहीं करती। मुझे जितना अच्छा लगता है, 1 ऑर्डर, 2 ऑर्डर, 3 ऑर्डर, 5 ऑर्डर, मैं उतने करूँगी महीने का, बस। तो मतलब मेरा ये सीन। तो आपने कोई फाइनेंशियल गोल सेट कर रखा है कि मुझे ये अचीव करना है, ऐसा कुछ? नहीं कर रखा है मेरा कोई फाइनेंशियल ऐसा गोल है नहीं। मैं पैसे के मामले में तो संतुष्ट हूँ कि जितना भी आ रहा है, जैसे भी आ रहा है, क्योंकि मैंने बोला फ्लक्चुएट करती है, और आ रहा है, मतलब 2-3 जगहों से आ रहा है, सोर्स ऑफ इनकम 2-3 है, तो अच्छा खासा हो जाता है, तो मैं इसमें खुश हूँ। ओके, 2-3 में क्या क्या है? एक तो फ्रीलांसिंग हो गया, एक यूट्यूब हो गया। हाँ, तो मेरे 2-3 यूट्यूब चैनल्स हैं, तो तीनों मोनेटाइज्ड हैं, और फिर एक ब्रांड कोलैबोरेशन का पैसा आता है, फिर उसके बाद कंबाइन कर देना ये 2-3 चीज़ों को, क्योंकि थोड़ा आता है, पर आता है। तो एक KDP से आता है, क्योंकि मेरे डिजिटल प्रोडक्ट्स वहाँ पे लिस्टेड है, तो जब भी कोई मेरी किताब का 1 पन्ना भी पड़ेगा तो मुझे उसका कुछ पैसा मिलता है। फिर उसके बाद मेरे कुछ डिजिटल प्रोडक्ट्स टॉपमेट पे लिस्टेड है, और मेरे कुछ बुकिंग सेशंस होते हैं, कुछ 1-on-1 कॉल्स होते हैं, तो उसका पैसा है। अभी कोर्स मेरा था हाल ही में, पर मैंने उसको बंद कर दिया, तो वो भी एक पैसिव इनकम था, तो उससे भी हर महीना कुछ ना कुछ पैसा। मैंने उसमें प्रॉमिस किया था 25 लाइव सेशंस का, तो फिर अभी मैं भूल ही गई कि ये एनरोल लोग करते ही जाएंगे, तो फिर मैं ऐसे ताउम्र मुझे लाइव वो देने पड़ेंगे लाइव लेसन्स, तो मैंने आई 60 लाइव लेसन्स कर लिए थे, ओवर डिलीवर कर दिया, लेकिन फिर मैंने उसको सोचा कि अब मुझे इसको बंद करना पड़ेगा, तो वो उसमें सारा कुछ है, बट अब नए लोग को इनरोल नहीं कर सकते, लोगों की कम्युनिटी है, वो बात करते हैं, जिसको जो दिक्कत होती है उनसे पूछ लेते हैं, पर्सनल लेवल पे कनेक्टेड है, बट फिर ऑल इन ऑल इतने सारे लोगों को मैनेज करना मुश्किल होता है। तो अगर वो सिर्फ रिकॉर्डेड कोर्स होता तो मैं उसको कभी बंद नहीं करती, क्योंकि उसमें मेरा एफर्ट भी जा रहा है, लेकिन अब मुझे हर सैटरडे संडे अगर जाकर के 1-1.5-2 घंटा, और फिर उसमें फिक्स भी नहीं रहता है ना, बच्चों के डाउट है तो फिर आप लंबा खिंच जाता है सेशन, तो मतलब वो फिक्स ही होता है कि फिर इतना टाइम उनको ही देना है, तो इसलिए मैंने बंद कर दिया। ओके, तो अगर फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट है या कोई फ्रीलांसर है और जस्ट स्टार्ट किया है, और वो मंथली अभी 10,000 तक मंथली इनकम जनरेट कर रहा है फ्रीलांसिंग से, और उसको 1 लाख तक पहुंचना है, तो उसके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहोगे, और क्या रोड मैप होगा कि वो यहाँ 10,000 से लेके 1 लाख तक पहुंच जाए? एक सिंपल हैक बताती हूँ। कुछ सर्विसेज होती है ना जिसमें तुम बहुत सारा काम करोगे तब भी उतना नहीं कमा पाते हो, और कुछ सर्विसेज होती है प्रीमियम सर्विसेज, जिनमें तुम अगर जैसे लोगो डिज़ाइन का मानो या वेबसाइट का मानो, तो तुमने महीने में 3-4 भी कर दिए तो तुम्हारा अच्छा खासा पेमेंट हो जाता है, तुम लाख रुपए कमा लोगे, ठीक है। अब कई लोग 35,000 रुपीज़ चार्ज करते हैं एक वेबसाइट का, तो ठीक है, फिर 2 वेबसाइट भी बना रहा है सामने वाला, तुम खुश है फिर उस पैसे में, ये 70,000 हो रहे हैं, ठीक है। तो मतलब कुछ प्रीमियम स्किल अगर तुम्हारे पास है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो उसको सीखो, क्योंकि फिर मैंने वही बोला, कितना काम करोगे, जो लो लेवल की स्किल्स हैं वो तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं अपने सर्वाइवल के लिए, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, बट अगर क्या है प्रीमियम स्किल्स? स्किल्स यही है जिनके लिए तुमको ज़्यादा पैसा मिल सकता है। वैसे वेबसाइट डेवलपमेंट का है, ठीक है, वेबसाइट डिज़ाइनिंग का है, ऐप डेवलपमेंट का है, ऐप डिज़ाइनिंग का है, अब ये UI UX के अंदर का सीन आ गया। ग्राफिक डिज़ाइनिंग में भी अगर तुम जाओ तो पैकेजिंग डिज़ाइनिंग का लोग 25,000 रुपीज़ इंडिया में चार्ज करते हैं। अभी ऐसा नहीं बोलूँगी कि 5,000 रुपये लोग नहीं करवा रहे हैं, बट फिर वही है, तुमको सेट करना पड़ेगा अपने को। लोगों तो लोग 500 रुपये में बना रहे हैं, 500 रुपये में कोई लोग बनाते हैं, लेकिन एक बात कही, अब जैसे हमारे इंडस्ट्री में भी जो क्रिएटर्स हैं, कई लोग 1 लाख रुपीज़ चार्ज कर रहे हैं एक लोगों का, कई लोग 1.5 लाख कर रहे हैं, तो यही कुछ प्रीमियम सर्विसेज होंगी।
अगर तुम सीख लेते हो तो तुम्हारा Right. अच्छा आराम से निकल जाएगा। तो मेरे हिसाब से तो यही चीज़ है जो मैं सजेस्ट करूँगी अगर तुमको पैसे कमाने हैं। Okay. बाकी अगर तुमको बहुत मेहनत करनी है तो कोई भी छोटी मोटी स्किल सीख सकते हो। Okay. पैसा सब जगह पे है, तुमको बस अच्छा क्लाइंट ढूंढना है, उसको पकड़ना है। और कई लोग बार ऐसे होता है कि तुम गलत इंसान के पास पहुंच जाते हो जिसको उस चीज़ की नीड ही नहीं है, जिसको है सिर्फ उसके पास जाओ। अभी मेरे पास कोई आएगा पैकेजिंग डिज़ाइन और ये सब का ऑफर लेके, मैं क्या करूँगी भाई? मतलब मेरा तो ऐसा कुछ काम भी नहीं है, मैं तो खुद ही हूँ। तो तुम अगर मेरे पास आ रहे हो तो एज अ वीडियो एडिटर आओ, थंबनेल डिज़ाइनर आओ, तो उसका काम है मुझे। तो वो सोचते हुए सामने वाले को ज़रूरत है कि नहीं है, फिर पिच करो। तो या ओके, तो अभी जो नए फ्रीलांसर आ रहे हैं उनको आप क्या एडवाइस देना चाहोगे? मेरी एडवाइस यही रहेगी कि रास्ता कठिन है, तो थोड़ा पेशेंस के साथ चलो और अपने आप को अपस्किल करते जाओ, कुछ ना कुछ नया सीखते जाओ। थोड़ा बहुत अगर जो आता है उसको और पॉलिश करो, जो नहीं आता है और सीखो उसको। और जो भी चीज़ें हैं अपनी सॉफ्ट स्किल्स पे काम करो। कई बार कन्विंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो तुम्हारी सॉफ्ट स्किल्स बहुत मैटर करती है। कई बार जाता जाता क्लाइंट तुम्हारे पास रुक जाएगा सिर्फ इसलिए कि तुमने बात अच्छे से की है, तुमने कन्विंस किया। अब तुम देख कर नहीं रहा है वो, अब जैसे 5 की बात करो तो सिर्फ चैट्स के थ्रू उसको कैसे फ्रेंडली फील करा करके तुम कैसे उसको कन्विंस करोगे, तो एक वो चीज़ होती है। तो मैं कई बार मेरे चैट्स में लोग बोलते हैं इमोजीज जो है प्रोफेशनल नहीं लगते हैं, बट मैं बहुत बार अक्सर मेरे चैट्स में यूज़ करती हूँ क्योंकि उसको नहीं पता है मैं गुस्से में बोल रही हूँ कैसे बोल रही हूँ। तो कभी जैसे हुआ थैंक्स या एक थम्स अप भेज दिया या थैंक्स, तो मतलब जो नॉर्मल इमोजीज होते हैं वो भेज करके जो है मैं कोशिश करती हूँ कि वो एनवायरनमेंट थोड़ा वार्म सा रखूँ। तो आपके अकॉर्डिंग एक सक्सेसफुल फ्रीलांसर में ऐसा क्या क्वालिटी होता है? हाँ, तो सक्सेसफुल फ्रीलांसर गिव अप नहीं करता है। सक्सेसफुल फ्रीलांसर कंटिन्यूसली अपग्रेड करता है अपने आप को। सक्सेसफुल फ्रीलांसर अपनी सॉफ्ट स्किल्स पे काम करता है, अपनी कोर स्किल्स पे काम करता है और हमेशा सोचता है कि वो डाइवर्सिफाई कैसे कर सकता है, अपने क्लाइंट्स को कैसे ओवर डिलीवर कर सकता है। अभी ओवर डिलीवर का मतलब ये नहीं होता कि जिसका पैसा नहीं दिया वो भी दे दो। तुमको पता है किस किस चीज़ में कितना समय लगता है। मेरे जो अगर मैं बुक कवर डिज़ाइन करती हूँ मेरे किसी क्लाइंट के लिए, तो उसमें मॉकअप इंक्लूडेड नहीं रहता है, बट मुझे पता है मुझे 5 मिनट भी नहीं लगने वाले उस मॉकअप को बनाने में। आपको क्या करना है, आप लोगे और उसको सिर्फ डालना ही तो है ना। तो वो एज ए बोनस उनके पास जाता है, तो उनको एक विजन भी मिल जाता है कि वो कैसे दिख रहा है, प्लस हमने 2-3 मॉकअप्स दे दिया तो वो अपने प्रोडक्ट के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं। तो एक मतलब एक्स्ट्रा एफर्ट जो हमने हमारी तरफ से डाला ना, तो वो उनके लिए बहुत खुशी हो जाती है, तो फिर उसका फिर आपको टिप भी मिल जाता है। तो एक मेरे हिसाब से ये कुछ चीज़ें होती हैं जो आपके क्लाइंट को आपको चूज़ करने पे हेल्प करती है नेक्स्ट टाइम के लिए। तो वो एक्सपीरियंस उनके लिए बेटर बनाना बहुत ज़रूरी होता है। राइट। आप ऐसा 2 टूल्स बताओ जो आप डेली बेसिस पे यूज करते हो 2 टूल्स अपने करियर में। मैं फिग्मा और कैनवा ही 2 डेली ही यूज़ करती हूँ। हाँ, तो मैं Okay. लैंडिंग पेजेस डिज़ाइन करती हूँ फिग्मा पे, और कैनवा पे Okay. तो मैं बहुत कुछ ही डिज़ाइन करती हूँ। तो इसको आप समझ करते हैं। लास्ट मेरा एक सवाल है आपसे कि आपने कभी सोचा है कि फ्रीलांसिंग को छोड़ना है मुझे और लाइफ में कुछ और करना है, और आखिर नहीं तो क्यों? मैंने अभी कुछ भी नहीं सोचा है, मैं सही बताऊंगी। मैं तो अभी अपना पीजी करने का ही सोच रही हूँ, वो भी मेरा क्लियर नहीं था। तो मैं ऐसे कुछ ज़्यादा प्लान करती नहीं हूँ क्योंकि बहुत ही अनएक्सपेक्टेड टाइप की ज़िंदगी है। कुछ भी कभी भी हो जाता है, मैं जो सोचती हूँ वो होता नहीं है, और जो मैंने नहीं सोचा होता वही हो जाता है। तो इसलिए मैं तो फ्लो के साथ चल रही हूँ, जिसको जैसा लगेगा जब जो चीज़ होनी होगी तब वो हो जाएगी। तो अभी तो मैंने यही सोचा है। फ्रीलांसिंग अगर आगे करना भी है तो वो भी देखेंगे, नहीं करना है तो वो भी देखेंगे। कुछ ना कुछ मैंने बोला प्लान भी है, तो मुझे उतना स्ट्रेस नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं, पढ़ भी इसीलिए रहे हैं, नहीं होगा तो नौकरी कर लेंगे कहीं जाके। तो ऐसा सीन है। ओके। नहीं, आप अपने लाइफ में काफ़ी अच्छा कर रहे हो। ये पॉडकास्ट आपके साथ करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी।